हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और आज इसकी थर्ड क्लास हम कर रहे थे अपने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। तो पहले 1 मिनट लगा के करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज कि हमने कौन कौन से प्रिंसिपल पढ़ लिए थे, उसके बाद करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हमारे दो टॉपिक्स बच्चों आज कंप्लीट हो जाएंगे। पहला हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, और अपने हेनरी फ्योल के 6 प्रिंसिपल देख लिए थे, उसको करेंगे रिवाइज और फिर करेंगे कंटिन्यू। ओके, तो बच्चों सबसे पहले जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, उसके बाद वो काम उससे करवाओ जो उसको काम करने में एक्सपर्ट है। इससे स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन से आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और आप कम खर्चे में ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे। दूसरा था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किसी को कमांड करने की पावर और कोई डिसीजन लेने की पावर। आई रिपीट, पावर टू कमांड और पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है ना, दो अथॉरिटी होती है हमारे पास। तो इन्होंने बोला कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ऐसी अथॉरिटी ज्यादा मत कर देना कि सामने वाला अथॉरिटी को मिसयूज कर दे, और इतनी भी अथॉरिटी मत कम कर देना कि सामने वाला काम ही ना कर पाए। तो जो आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो काम करने के लिए उसके बाद उतनी पावर भी होनी चाहिए। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एग्जांपल देखा था हमने सेल्समैन का, जो 60 दिन का उधार देना चाहता है बट उसके पास अथॉरिटी थी 40 दिन देने की। तो देयर वाज अ इम्बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा हमने प्रिंसिपल देखा था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल क्या बोलता था कि आपको ओबे करने वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, और वो आपके जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दे रखे वो सारे। और वो काम करने के लिए, एक अच्छे डिसिप्लिन होने के लिए आपके सीनियर्स अच्छे होने चाहिए, आपके जो एग्रीमेंट्स होने चाहिए वो एकदम क्लियर होने चाहिए, और प्लस पेनल्टी अगर देनी है तो जुडिशियल प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मनमर्जी तरीके से आपने किसी को पेनल्टी या फिर सजा दे दी। एक एग्जाम्पल दे रखा था जो मैं आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है उसके एग्जाम्पल के अंदर, कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स है एक दूसरे के प्रति कोई कमिटमेंट करते हैं कि आप ये काम करोगे तो हम वो करके देंगे आपको, तो वो फॉलो करना भी डिसिप्लिन माना जाता है। इसके बाद हमने फोर्थ प्रिंसिपल देखा था यूनिटी ऑफ कमांड। जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल बोलता है कि एक ही बॉस से आपको ऑर्डर मिलने चाहिए, दो बॉस से या दो से ज्यादा बॉस से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा वो किसकी बात माने। डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करना चाहिए, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की याद दिलाता है। फिर हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। ये आपको चीज क्लियर हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और फिर लास्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा था इसके अंदर, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक दो व्यक्तियों की वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं होने देंगे। आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स शुड ओवरटेक प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल हमारा है कि हमको काम टाइम पर कंप्लीट करना है, लेकिन वर्कर बोलता है कि मुझे कम काम करना है, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्लियर। तो दो चार एग्जांपल इसके अंदर हमने देखे थे, आई होप आपने पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ लेना। ये नोट्स आपको कहां मिलने वाले हैं आपको पता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके पास जो भी बुक है आप उससे पढ़ोगे, वही चीज वहां भी लिखी हुई है। ओके, चलिए बच्चों आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा 7th प्रिंसिपल है, वो है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसा पे करना, बदले में क्या दे रहे हो। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है बदले में क्या मिल रहा है। तो आप एम्प्लॉयज को सैलरी देते हो बदले में काम करने के लिए, या फिर कुछ आप इंसेंटिव वगैरह देते हो, कुछ बोनस वगैरह देते हो। तो इन्होंने क्या बात बोली है, आप अपने एम्प्लॉय को जो भी पैसा दे रहे हो वो एम्प्लॉय के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एम्प्लॉय को कम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि आपकी खुद की हालत खराब है लेकिन एम्प्लॉय में सारी सैलरी बांटे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों के लिए सैलरी होनी चाहिए वो ठीक होनी चाहिए। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को भी देते हुए दुख नहीं हो और एम्प्लॉय को लेते हुए भी दुख ना हो कि मुझे कम मिल रहा है। ये दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए। मतलब ये आपको फेयर वेजेस देनी चाहिए। फेयर वेजेस मतलब आपको इतना पैसा देना चाहिए कि जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो मेंटेन कर पाए। मतलब ये वो अच्छे से खा पाए, अच्छे से पी पाए और अच्छे से रह पाए। ठीक है, ये होना चाहिए। और एट द सेम टाइम वो कंपनी के बूते में होना चाहिए, कंपनी पे कर पाए। ऐसा ना हो कि आपने किसी कैसे व्यक्ति को ले आए, फिर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, आपने उसको बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो उसके ऊपर, बट वो काम अच्छे से नहीं करके दे रहा, तो ऐसे केस में आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो आपकी कैपेसिटी के अंदर हो कि आप उसे अच्छे से पे कर पा रहे हो और वो भी उसको इतना मिल रहा है कि उसका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो रहा है। तो हमको फेयर वेजेस देनी चाहिए।
इन शॉर्ट रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब ये कि सबको बराबर मिलने चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छी देते हो तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है और जो हमारा रिलेशन है लेबर के संग, वर्कर्स के संग, वो अच्छा रहता है। ठीक है ना, वो अच्छे मन से काम करते हैं। अगर आपको पता लग जाए कि आपको कम पैसे मिल रहे हैं तो कभी भी आप ना 100% एफर्ट नहीं दोगे, तो आपका काम जो है वो स्मूथ नहीं होगा। तो अगर आपको काम स्मूथ करना है तो आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छी देनी पड़ेगी। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर? ओके। सेकंड प्रिंसिपल क्या है आज का, मतलब आज का 7th प्रिंसिपल इन टोटल, वो क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब समझते हैं क्या है सेंट्रलाइजेशन का? मतलब होता है जब डिसीजन जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट लेता है, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट, पता है ना, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल। हाँ, तो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब मेजर डिसीजन या लगभग सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले रहा है तो उससे बुलाया जाता है सेंट्रलाइजेशन। मतलब ये कि सारे डिसीजन जो है किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास है। दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो डिसीजन मेकिंग है वो टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी सब में फैला दी गई है। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट ले रहा है और जो छोटे मोटे रूटीन डिसीजन है वो हमारे मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल दे रहे हैं। तो हमारे फ्योल भैया ने बोला था कि आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस मेंटेन करके चलना है और अच्छे से मेंटेन करके चलना है, अच्छे से चलाना ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बैलेंस होना चाहिए। मतलब ये इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, दैट इज सेंट्रलाइजेशन, एंड रूटीन डिसीजन या लेस इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी टेकन बाय मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। तो बैलेंस होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स रिटेंशन टू फाइनल अथॉरिटी टू सेंट्रलाइजेशन। इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा बैलेंस मेंटेन हो तो आपको काम जो है अपने एम्प्लॉयज को दे देना चाहिए, डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट का जो काम है वो आप लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे दे दो, लेकिन फाइनल डिसीजन अपना रखना। तो वही बात बोली है कि एक एग्जांपल लेते हैं, पापा ने बोल दिया तेरे मन में जो आए वो तू कर, लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा होगा। मतलब ये कि तू अपने हिसाब से देख ले, मुझे ठीक लगा तो मैं हाँ बोल दूंगा, मुझे ठीक लगा तो मैं ना बोल दूंगा। तो मतलब ये आपने पावर, काम करने का पावर तो दे दिया उसको, उसका आपने डिसीजन तो मान लिया, लेकिन फाइनल हाँ या ना करना वो आपके हाथ में। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको बैलेंस मेंटेन रखना है, आपको अपने जूनियर को भी लेकर आना है कि हाँ वो भी काम करे, वो भी डिसीजन ले, लेकिन फाइनल अथॉरिटी आपकी है, फाइनल हाँ या ना आपकी होगी। तो वही बात उन्होंने आगे और बोली है कि कितना सेंट्रलाइजेशन रखना है, कितना डिसेंट्रलाइजेशन रखना है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट नहीं ले सकता। एग्जांपल के तौर पे रिलायंस कंपनी के सारे डिसीजन मुकेश अंबानी जी नहीं ले सकते। आगरा की ब्रांच में क्या करना है वो आगरा की ब्रांच का मैनेजर डिसाइड करेगा, मुकेश अंबानी डिसाइड नहीं करेंगे। अगर मुकेश अंबानी डिसाइड करने लग गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा रिलायंस का। तो उनको मेजर डिसीजन लेने चाहिए, छोटे मोटे डिसेंट्रलाइज कर देने चाहिए। क्लियर, वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, इन a large organization have more decentralization than small organization। जो ऑर्गेनाइजेशन ही छोटी है तो उसमें सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेता है। जैसे मैं अकेला काम कर रहा हूं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसेंट्रलाइजेशन, क्या सेंट्रलाइजेशन, सारा काम मैं अकेला ही करूंगा। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़े लेवल का होता है। क्लियर, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बैलेंस होना चाहिए। जैसे इंडिया में होता है गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल लेवल पे कौन डिसीजन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट। तो इस तरीके से डिसीजन होता है, और लोकल लेवल पे पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर निगम। ठीक है, वही बात इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में दे रखी है, एक बार रीड कर लेना काम हो जाएगा। ओके, 9th प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन कह लो या स्केलर चेन कह लो, समझते हैं। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, डायग्राम क्या बोलता है, मैं जूम कर देता हूँ, एक सेकंड रुकना। बच्चों डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे ट्राइंगल सब बन रहा है, ए हमारा हेड है, ए के नीचे 2 डिपार्टमेंट है। पहले डिपार्टमेंट के अंदर है बी सी डी ई एफ, और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसके अंडर में है एल एम एन ओ पी। तो अगर ई भैया को ओ भैया से अगर बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। आई रिपीट, डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, उनको एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी। चेन मतलब उनको सीरियल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे डी पहले ई को बताएगा वो बात, ई वाला सी को बताएगा बात, सी वाला बी को बताएगा बात, बी वाला ए को बताएगा बात।
फिर ए मैसेज नीचे पास ऑन करेगा एल को, एम को, एन को और ओ को। तो इस तरीके से आपको चेन को फॉलो करना पड़ेगा और इस चेन को फॉलो को करने को बोला जाता है स्केलर चेन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी को भी डायरेक्टली किसी से बात नहीं करने दो, आप फॉर्मल लाइन फॉलो कर पाओ। इससे क्या होगा, इससे सारे लोगों को पता लग जाएगा कि क्या खिचड़ी पक रही है। तो इन्होंने बस बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको एक लाइन फॉलो करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? लेकिन हाँ, इन्होंने एक एडवांटेज दिया है, एक एक्सेप्शन दिया है कि मान के चलो कल कोई आग लग रही है तो क्या आप ये चेन फॉलो करोगे? नहीं। आग लग रही है मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन है, तब आप जो है डायरेक्टली बात कर सकते हो। ध्यान रखना, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्लियर? कोई डाउट? मतलब ये इन जनरल आपको चेन फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो वही बात इन्होंने यहां पे लिखी हुई है, रीड करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऊंची पोजीशन वाले लोग होते हैं, कुछ नीची पोजीशन वाले लोग होते हैं, ठीक है। और फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी लगती है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक, नोन एज स्केलर चेन। टाइम पास वाली बात बोलिए, मुद्दे की बात ये है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। शुड हैव चेन ऑफ अथॉरिटी मतलब किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है, और कम्युनिकेशन भी उसी तरीके का होना चाहिए, चेन का होना चाहिए, इसके बाद वो, इसके बाद वो, इसके बाद वो, that runs from top to bottom and should be followed by managers and subordinates। तो इन्होंने बस ये बात बोली थी कि आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, आपको फॉर्मल लाइंस फॉलो करनी चाहिए। क्लियर? एक एग्जांपल दे रखा है, वो मैं आपको समझा दिया कि एक हेड है जिसके नीचे दो डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं, बी सी डी ई एफ और एल एम एन ओ पी। तो अगर ई को ओ से बात करनी है तो पहले उसको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे? पहले ई किससे बात करेगा? डी से, डी सी से, सी बी से, फिर ए से, फिर एल से, फिर एम से, फिर एन से, फिर ओ से। समझ में आया ये चीज? सीरियल ऑर्डर फॉलो होने वाला, जबरदस्ती वाला। ये बिल्कुल ऐसे, एक सेकंड रुको दिखाता हूं। पहले यहां जाओ, फिर यहां जाओ, तब बात होगी। लेकिन इन्होंने बस एक बात बोल दी कि एक एक्सेप्शन दे दिया है कि अगर कल को कोई इमरजेंसी होती है तो ई डायरेक्टली ओ से बात कर सकता है, और उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दे दिया गैंग प्लैंक का। मतलब ये कि अगर इमरजेंसी है तो बाय यूजिंग गैंग प्लैंक, टेक्निकल टर्म दे दिया डायरेक्टली कांटेक्ट करने को, वो आप फॉलो कर सकते हो। मतलब ये इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये बोलूं, इमरजेंसी होना तो एक पियोन भी डायरेक्टली सीईओ से बात कर सकता है अगर इमरजेंसी हो तो। मतलब ये कल को मान के चलो बहुत ही भयंकर इमरजेंसी है, तो अगर आपको मुकेश अंबानी से डायरेक्टली बात करनी है तो वो भी आपको करने दी जाएगी, बस इमरजेंसी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं मन में आया तो झूठ बोल दे इमरजेंसी है, वरना कुटाई और लगेगी। समझ आया? ओके, आई होप बच्चों आपको अब तक के जो हमारे आज के प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, जो भी तक हमने पढ़े हैं। फटाफट से देखें। पहला हमने देखा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छी दी जानी चाहिए, इतनी दी जानी चाहिए कि वो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए, और एट द सेम टाइम आपकी पेइंग कैपेसिटी अंदर होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो ये बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिसीजन टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिसीजन इज स्प्रेड ओवर, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपको टॉप, मिडिल, लोअर सब में फैला दी है। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो किसके पास होने चाहिए? टॉप के पास होना चाहिए। फाइनल अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? टॉप के पास होना चाहिए। और छोटे मोटे डिसीजन लेने की आप पावर उनको दे दो, लेकिन फाइनल अथॉरिटी आप अपने पास रखोगे। और तीसरा हमने पढ़ा था स्केलर चेन, मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी और फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करनी चाहिए, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रिंसिपल का रहेगा प्रिंसिपल नंबर 10, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर जैसा वाला नहीं है, दूसरा वाला है। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की और सामान की, चीजों की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। आई रिपीट, ऑर्डर प्रिंसिपल बोलता है लोगों की और मटेरियल की, मतलब चीजों की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, जिससे जरूरत के आने पर समय पर आप बिना किसी देरी के वो काम अच्छे से कर पाए। समझाता हूं, मतलब ये, एक बात बताओ, आप किचन में जाते हो, चाय बनाने के लिए, तो आपको पता होता है कि किचन का जो चीनी का डब्बा है और शुगर का डब्बा है वो कहां पड़ा होगा? नहीं पड़ा होता, तो आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता है? तो बस वही बात उन्होंने यहां पर बोली है
कि हर एक इंसान की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक चीज की जो जरूरत है, वो जो जगह है, वो प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। जैसे हम घर के अंदर आते हैं, सबसे पहले मम्मी आवाज लगाते हैं, हमको पता होता है तो मम्मी कमरे में होगी या फिर किचन में होगी, तो हम वही ढूंढते हैं, लेकिन वहां नहीं मिलते तो हम बेचैन हो जाते हैं, मम्मी कहीं कहाँ, पता चला बालकनी में, तो अच्छा आप यहाँ पर हो, मतलब ये आपको ढूंढने में टाइम लगा। समझ में आ रही है चीज? लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, अगर आपने चीजों को इधर उधर रख दिया या फिर किसी एम्प्लॉय की प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, तो आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, आपका खर्चा ज्यादा लगेगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो खराब हो जाएगी। तो फेयोल ने क्या बोला, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन हिज और हर प्लेस। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए, हर एक अपनी प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, किसी भी तरीके का इंटरप्शन या हिंड्रेंस नहीं होगा और काम जो है स्मूथली चलता रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? इजी सा था। ऑर्डर प्रिंसिपल सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है लोगों की और चीजों की ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, जिससे टाइम आने पर उसकी जब जरूरत पड़े तो काम हमारा तुरंत हो जाए बिना किसी इंटरप्शन के। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्लियर? ओके। नाइन्थ प्रिंसिपल क्या बोलता है जरा समझते हैं। तो नाइन्थ प्रिंसिपल हमारा बोल रहा है, सॉरी नाइन्थ नहीं है, 11th प्रिंसिपल है। हाँ 10 तो हमारे हुए ना। हाँ 11th प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। तो इक्विटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि एज अ मैनेजमेंट हमारी नजर में हर एक एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, हमको हर एक को फेयरली ट्रीट करना चाहिए। मतलब ये हमारी नजर में कोई ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई नीचे नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ हम फेवर ना हो, किसी की तरफ बायस ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, बिलीफ के बेसिस पर, नेशनैलिटी के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हमारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। ये चीज समझ में आ रही है? और बराबर का मतलब बराबर होता है, मतलब ये है कि कोई बंदा व्यक्ति मेहनत कर रहा है और दूसरा आलस फैला रहा है, तो आलस फैलाने वाले व्यक्तियों की आप झाड़ लगा सकते हो, आप उसे डांट लगा सकते हो, आप उसकी सैलरी कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी नजर में सब बराबर है। मतलब अगर वो मेहनत कर रहा है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फालतू में टाइम वेस्ट करने नहीं दिया जाएगा। तो इक्विटी बोलता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में सबको फेयरली ट्रीट करना चाहिए। चाहे आप उसको सैलरी फेयर दो, सबको बराबर सैलरी दो, आपको काम करने पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का लड़की हो, जेंडर के बेसिस पर हो गया, या फिर रिलीजन के बेसिस पर हो गया, नेशनैलिटी के बेसिस पर हो गया, किसी भी बेसिस पर हो गया, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। क्लियर? वो लिखा हुआ है, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है ना, फेयरनेस होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि काइंडलीनेस और जस्टिस होना चाहिए, मतलब ये हर एक के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप हर एक को इक्वली ट्रीट करोगे तो लॉयल्टी मेंटेन रहेगी, आपके लिए वो लॉयल रहेंगे। ठीक है? और उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ भाई कभी कभी आप थोड़े से स्ट्रिक्ट कदम भी उठा सकते हो। स्ट्रिक्ट कदम कैसे उठा सकते हो, कि लेजी पर्सनल को या फिर जो आलसी लोग होते हैं, काम धीरे धीरे करते हैं, उनको डांट लगानी चाहिए, उनको स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए, जिससे बाकी लोगों की नजर में मैसेज जाए कि हाँ भाई सब बराबर है। कोई आलस फैलाएगा तो उस पर डांट लगेगी, उसकी नौकरी भी जा सकती है, उसकी सैलरी भी कट हो सकती है, और आपको किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। क्लियर हो गया? ओके, सिंपल सा था इक्विटी। 12th प्रिंसिपल क्या बोलता है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। बड़ा ही बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, और पर्सनल का मतलब होता है इंसान, व्यक्ति। इन्होंने ये बोला है कि जब आप किसी को हायर करते हो, जब हायर करते हो तो काफी लंबी प्रोसेस होती है, आप उसकी काफी टेस्ट लेते हो, इंटरव्यू राउंड लेते हो, काफी सब कुछ होते हो, तब आप उसको सेलेक्ट करते हो, हायर ना। तो सेलेक्ट करने के बाद दूसरे दिन ही मत बोल दो कि तू हुसैन बोल्ट बन जा और सारा काम फटाफट करके दे, नहीं। आप उसको कुछ टाइम दो, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जिससे वो सेटल हो पाए, सबको जान पाए और अच्छे से काम कर पाए और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर पाए। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, वरना क्या होता है, कोई हम जब जल्दबाजी करते हैं उस पर दबाव जाता है, वो काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई भी व्यक्ति को जब हायर करते हो, पहले तो ढंग से हायर करो, किसी भी नकारा को मत उठा लेना। ढंग से हायर करने के बाद उसको कुछ टाइम दो, फिक्स टाइम दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उससे पहले से बता के रखो कि तेरा टाइम ये है, अगर तूने इस टाइम के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो तेरे को निकाला जा सकता है। अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया
तो आपको जॉब परमानेंट कर दी जाएगी। क्लियर? जल्दबाजी नहीं करनी है, वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मेंटेन या शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी मेंटेन रखनी है, अगर आपको कम खर्चे में काम करवाना है, तो कोशिश करो कि आपके लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाएं। क्योंकि जब नए लोग आते हैं उनको काम सिखाना पड़ता है, टाइम एक्स्ट्रा लगता है। वो जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो पुराने तरीके से ऑलरेडी उनको पता है क्या काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है, तो कम टाइम में काम हो जाता है। लेकिन नए लोगों को सिखाना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ से लेनी है, कहाँ देनी है, किसको रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर लेने हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। तो इसमें हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो आपको एफिशिएंसी मेंटेन रखनी है तो कोशिश करो आपके लोग छोड़कर ना जाए। तो बस इन्होंने ये बोला कि किसी को पहले तो सेलेक्ट करो, तो भैया काफी अच्छे प्रोसीजर को, काफी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद उसको उस पोस्ट पर एक फिक्स टाइम के लिए उसको रखो, जिससे वो क्या कर पाए, रीजनेबल टाइम दो, जिससे वो अपने रिजल्ट शो कर पाए कि हाँ भी उसके अंदर काबिलियत है। किसी तरह की जल्दबाजी करना उसके अंदर इनसिक्योरिटी या फिर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी और वो छोड़कर जाना चाहेगा। तो बस आपको ये नहीं करना है। क्लियर हो गया आपको? ओके। 13th प्रिंसिपल क्या बोलता है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। आई रिपीट, पहल करना। मतलब ये हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे लोग खुद से पहल करके हमको आइडियाज दें, सजेशंस दें, इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो तो काम अच्छे तरीके से हो सकता है। और अगर ऐसा होता है, मतलब ये कि उनके एक आइडिया से हमारे पैसे बचते हैं, तो क्यों ना ऐसी चीज फॉलो करी जाए, और साथ साथ उसको आप रिवॉर्ड भी दो, जिससे वो खुश हो जाएगा और अगली बार आपको और अच्छे अच्छे आइडियाज देने की कोशिश करेगा। तो वी शुड एनकरेज एन एनवायरनमेंट ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, पहल करना मोटिवेशन के साथ। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे लोग पहल करें, आपको सजेशन दें, खुद से काम करने की कोशिश करें और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ही कुछ अलग करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हमने आपको आजादी दे दी कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह अपनी ही मर्जी चलानी है, आपको ऊपर वालों की बात भी माननी है। इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि तुमने बस अपनी ही चलानी है, ऐसा नहीं है। इनिशिएटिव का मतलब आप पहल करो, बताओ कि सर ऐसे काम कर सकते हैं, वैसे काम कर लें, क्या से हमको फायदा पहुंचेगा, ये चीज। क्लियर? मनमानी नहीं करनी। Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement. मतलब वर्कर्स को एनकरेज करो कि वो उस काम को अपने तरीके से कर पाए और अच्छे से कर पाए। इनिशिएटिव का मतलब बता दिया, टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। मतलब ये सोचो और एग्जीक्यूट करो कैसा काम करना है, क्या नहीं करना। आपको इनिशिएटिव जो है वो एनकरेज करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग होने के चक्कर में हमेशा कुछ ना कुछ अलग ही करो, उस वजह से खर्चे हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मनमानी नहीं होनी चाहिए। वही बात उन्होंने लिखी है, अ गुड कंपनी शुड हैव एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय इनिशिएटिव व्हिच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल कॉस्ट शुड बी रिवॉर्डेड। मतलब ये कि अगर किसी एम्प्लॉय के सजेस्ट करने से हमको फायदा पहुंचता है, हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, तो उस प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो उसको देना चाहिए कि भाई उसकी वजह से हमारा फायदा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस वजह से हमारा फायदा हुआ उसको आप अवार्ड दो, रिवॉर्ड दो। ठीक है, ओके। लास्ट प्रिंसिपल हेनरिक फ्योल का 14th प्रिंसिपल क्या है? एस्पिरिट डिकॉप्स। ये दूसरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में नहीं है। एस्पिरिट डिकॉप्स, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स को ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये काम किया, मेरे डिपार्टमेंट ने काम किया, मैं सबको लेके आगे बढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको क्या बोलना चाहिए? हम सब ने मिलके काम किया, हम सब ने मिलके बहुत मेहनत करी, हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो डिफरेंस? पहले वाले में वो बकरी की तरह मैं कर रहा था, दूसरे वाले में हम कर रहा था। हम में ताकत है, समझ में आ रही है ना चीज? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो उन्होंने ये बोला है कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के बीच में, टीम के बीच में क्या मेंटेन करना चाहिए? यूनिटी मेंटेन करना चाहिए। ये चीज में हार्मनी मेंटेन करना चाहिए, पीस मेंटेन करना चाहिए, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने टीम वर्क को प्रमोट नहीं किया तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। मैनेजर को या मैनेजमेंट को आई की जगह पर वी यूज करना चाहिए, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई हम ऐसा टीम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ उनको लगे कि हम मैनेजर के लिए काम कर रहे हैं, सबको लगना चाहिए हम साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये लिखा है कि ऐसा करने से म्यूचुअल ट्रस्ट आएगा,
एक दूसरे से आप कनेक्टेड फील करोगे और आपको फिर पेनल्टी या सजा लेने फॉलो भी नहीं करनी पड़ेगी, मजे से काम आपका हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? ओके, तो जो ये थे हमारे आज के प्रिंसिपल्स। फटाफट से पहले आज के प्रिंसिपल को एक बार देख लेते हैं। पहला हमने देखा था रेम्यूनरेशन एम्प्लॉय, इसका मतलब है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी जस्ट एंड इक्विटेबल देनी चाहिए। दूसरा था सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगा, फाइनल अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट की रहेगी, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने के लिए उनको कुछ पावर डिसेंट्रलाइज कर दो। तीसरा स्केलर चेन, मतलब आपको चेन फॉलो करनी है, इमरजेंसी के केस में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ऑर्डर का प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, जिससे वक्त आने पर बिना किसी डिस्टरबेंस के वो काम हो जाए और आपका एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। इक्विटी का मतलब क्या है, सबको समान आपको ट्रीट करना है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन का मतलब हमने देखा था कि आप किसी व्यक्ति को क्या करने देने वाले हो, आप उसको प्रॉपर टाइम दोगे कि अपना रिजल्ट शो करे और अपनी काबिलियत दिखाए, जल्दबाजी नहीं करनी है। इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज को आप एनकरेज करो कि वो अपने पहल से कुछ बढ़िया काम करके दे हमको और हमारे को फायदा पहुंचाए, लेकिन मनमानी नहीं करने देनी, कि ऐसा ना हो कि बस अपने ही तरीके से काम करना है, इस चक्कर में कुछ डिफरेंट कर दे, नहीं, मनमानी नहीं करनी है। और एस्पिरिट ऑफ का मतलब क्या है, टीम स्पिरिट, टीम म्यूचुअल ट्रस्ट को आप बिल्ड करो। मैं बकरी की तरह मैं मत करो, हम करो, टीम वर्क के बारे में बात करो। ठीक है, ओके। तो जो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल के। अब इसको याद कैसे करना है, याद करने का एक सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, लिख लो, एक चीज बोल रहा हूं, रशिया यूज्ड कोड, RUSSIA, रशिया यूज्ड, USED यूज्ड, और कोड CODE, कोड, कोड वर्ड वाला कोड, CODE। तो रशिया यूज्ड कोड, ये आपके 14 लेटर्स हैं और आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं। अब हो जाएंगे यार, पक्का? ये एक करके बताऊं, कर लोगे? आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में रशिया यूज्ड कोड को लिखे और उसके आगे उसके प्रिंसिपल के नाम लिखे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको मजा आया हो पढ़ने में हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को, और आप, मैं कोशिश करूंगा, या कह लो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने स्कूल में अप्लाई करें और देखिए वो कितना ग्रो करता है। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, हम FW टेलर के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना, और हाँ, रशिया यूज कोड रिवाइज करके आना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।